हाँ भाई, मेरे एसएससी के योद्धाओं, फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गया हूँ जीके के सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन। और जो 3-4 दिन की छुट्टी मिली थी, मुझे पता है आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। लड़कों ने तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश देखा है, T20 में वनडे का स्कोर बनते हुए देखा है, और लड़कियों ने बढ़िया सुंदर सुंदर पहन के जम के गरबे खेले हैं। तो दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि जो त्याग करेगा सफलता उसी की होगी। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और आपकी सफलता की मंगल कामना करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। फॉर विच डांस डिड अनीता शर्मा वॉन संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2014? इंग्लिश का मतलब है कि अनीता शर्मा को किस डांस के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 2014 में। तो क्लासिकल डांस जो है सतरिया, कहाँ से है ये? हमारे आसाम का है। इसमें क्या बताया जाता है? वैष्णवाइट भक्ति को प्रमोट करने के लिए कृष्ण की रास लीलाएं, भगवान राम की कथाएं सतरिया डांस के थ्रू करी जाती हैं। सतरिया डांस के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? तो शंकर देव जी थे। ठीक है। फिर पूछे कोई अनीता शर्मा जी डिसाइपल यानी शिष्या किसकी थी? तो वो थी रोशेश्वर सौक्या और जतिन गोस्वामी। ये बात हमें बोलने से एक और चीज़ पता चल गई है कि जतिन गोस्वामी और रोशेश्वर सौक्या का नाता भी सतरिया डांस से है। बार बार पूछा जाता है जतिन गोस्वामी। एसएससी खुद कम से कम 20 बार पूछ चुका है और मैं 10 बार रिवाइज करा चुका हूँ। कोई पूछे कि सतरिया को क्लासिकल डांस कब डिक्लेयर किया गया था? तो डिक्लेयर किया गया था सन 2000 में। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, डांडिया किस किस ने खेला जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द राइटर ऑफ वृहत कथा कोश? वृहत कथा कोश के लेखक कौन है? तो लेखक हैं हरिसेन। हरिसेन जी कौन है? ये दरबारी कवि जिसको हम लोग कहते थे, वो होते थे ये समुद्रगुप्त जी के। समुद्रगुप्त कौन? गुप्ता एम्पायर के समय के। और इन्हें क्या कहा जाता था? इंडियन नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन के रूप में इनकी ख्याति थी। क्यों ये फेमस थे? क्योंकि इन्होंने नेवी डेवलप करी थी। हालांकि इनका काल नेपोलियन से पहले का है। तो अगर हमारे इतिहासकार ज़्यादा फेमस होते तो नेपोलियन को फ्रेंच समुद्रगुप्त कहा जाता। समुद्रगुप्त पहले जन्मे हैं नेपोलियन से। ठीक है, पहले आर्मी इन्होंने नेवल शिप जो है वो इन्होंने डेवलप करी थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ माई स्टोरी? इसमें से किस एथलीट की आत्मकथा का नाम बीनीथ द सरफेस ऑफ माई स्टोरी है? तो ये कोई नहीं है, नन अदर देन लेजेंडरी माइकल फेल्प्स। ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक और सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत पदक जीतने वाला व्यक्ति, 23 गोल्ड मेडल और 28 टोटल मेडल, जिसमें 3 सिल्वर भी शामिल हैं। इस व्यक्ति ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण मेडल जीते थे। भारत ने अपने पूरे इतिहास में अभी तक 23 स्वर्ण मेडल भी शायद नहीं जीते होंगे। इस अकेले व्यक्ति ने 23 स्वर्ण मेडल जीते हैं। ये अद्भुत व्यक्ति है माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? जब भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे डिस्कस कराते हैं, बार बार सोनल मानसिंह का नाम आता है। क्यों? क्योंकि इनको सबसे यंग अवस्था में एक प्राइज मिला था, जो वापस डिस्कस करेंगे। दूसरी, इंडिया में केवल 2 ही शख्सियत हैं जो मल्टीपल क्लासिक डांस के ऊपर अपना आधिपत्य यानी महारत रखती हैं। एक क्लासिकल डांस को सीखने के लिए कम से कम 10 साल की साधना चाहिए होती है। इन्होंने 2 क्लासिकल डांस के ऊपर अपनी महारत हासिल करी है। रिसेंटली 2022 में मुझे इनकी ट्रूप के साथ इनका जो शो होता है क्लासिकल डांस का देखने का मौका मिला था। अद्भुत करती हैं सोनल मानसिंह। रिलेटेड है भरतनाट्यम और उड़ीसी से। ठीक है, इनके बारे में और क्या फैक्ट याद रखने हैं जो बार बार शिफ्टों में आते हैं? 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और ये उस समय यंगेस्ट डांसर थी पद्म भूषण पाने वाली। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था और ये सेकंड डांसर थी जिन्हें पद्म भूषण मिला था। ठीक है, तो आपके मन में आएगा कि पहली फीमेल डांसर कौन थी जिन्हें पद्म विभूषण मिला था? तो वो थी तंजोर बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तंजोर बाला सुब्रमण्यम पहली फीमेल डांसर थी जिनको पद्म विभूषण मिला था, और दूसरी थी अपनी सोनल मानसिंह। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भावनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? भावनाथ मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जूनागढ़ में, जो कि हमारे गुजरात में है। और सेलिब्रेटेड ऑन महाशिवरात्रि, मतलब महाशिवरात्रि की उस दिव्य रात्रि को ये मेला सजाया जाता है और जूनागढ़ में हंसी खुशी के खेल गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओरिजिन ऑफ महानंदा रिवर, महानंदा रिवर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ये होती है हमारे भद्र लोगों के जगह से, वेस्ट बंगाल से। दार्जिलिंग में महा
हल्दीराम माउंटेन है, वहाँ से जो है इस नदी का ओरिजिन होता है, महानंदा इसका नाम पड़ता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज़ द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? इनमें से किस पारंपरिक खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? बहुत सारे खेलों की हुई थी, लंगड़ी टांग और वो क्या बोलते हैं आप आइस पाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं छुपन छुपाई और वो सब लेकिन उनके ऑफिशियल स्पोर्ट्स के कोई टूर्नामेंट नहीं होते हैं। जो ऑप्शन में दिए गए थे वो था कबड्डी। ठीक है, ये पारंपरिक खेल है, इसका वर्ल्ड कप भी मनाया जाता है। कबड्डी की शुरुआत भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट डिड मोपल्ला रिवॉल्यूशन टुक प्लेस? मोपल्ला क्रांति इनमें से किस राज्य में हुई थी? तो ये किस में हुई थी? ये खूनी संघर्ष था, इसको तो क्रांति कहना भी गलत है। उस समय केरल के जो गवर्नर वो कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने इस पर एक बहुत ज़बरदस्त बुक लिखी है और बताया है कि ऐसे कांग्रेस लीडर्स ने उस समय केवल हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पे इसको साइडलाइन कर दिया था। ये उस समय विवाद सुलझ सकता था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हुआ कब था? ये 1921 में केरला में। इसमें जो मुस्लिम लेबरर्स थे उन्होंने कत्लेआम मचाया था। किन का? हिंदू लैंडलॉर्ड्स का। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, और भी अगर हमें रेवोल्यूशन अगर याद रखना है तो पाइका रेवोल्यूशन एक हुआ था, उसका स्टेट आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? उड़ीसा। ऐसे एक सन्यासी रेवोल्यूशन हुआ था, ये हुआ कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो है हमारे वैष्णवाइट सेंट्स का गढ़ रहा है। वहाँ के सन्यासियों ने विद्रोह में अपनी मालाएं त्याग के शस्त्र उठा लिए थे और इस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। मेरे हिसाब से बंकिम चंद्र ने लिखी है, आनंद मठ उसका नाम है। ठीक है, बंकिम चंद्र या सरला देवी चौधरी, इनमें से किसी एक ने वो बुक लिखी है, नोवेल है सन्यासी रेवोल्यूशन के ऊपर, बहुत गजब बंगाली लिखी गई है उसमें। आइए दोस्तों, आप लोग साहित्य पे ध्यान नहीं रखते हैं लेकिन आपका भाई जो है वो सारा साहित्य छाक के पढ़ चुका है। जालो इज एसोसिएटेड विद, इसका बहुत अजीब सा आंसर था, मुझे क्वेश्चन भी पूरा ठीक से समझ में नहीं आया। क्या ये क्वेश्चन सही है? आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताएं तो हम इसका आंसर जरूर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हु इज लिटरेट अकॉर्डिंग टू सेंसस? भारत में जो जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना गया है? तो साक्षरता के 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। एक तो व्यक्ति 7 साल से बड़ा हो, और ऐसा जो व्यक्ति 7 साल से बड़ा है वो भारत की किसी भी भाषा में बोल और लिख सके, उसको हम लोग साक्षर कहते हैं। ठीक है, लिटरेसी के डाटा बार बार पूछे जाते हैं। भारत की साक्षरता दर है 74.4%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14%, महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46%, और बिहार की साक्षरता सबसे कम है भारत में 66.82। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला अगर कोई राज्य है तो वो जो बताते हैं जनरली, ऑफिशियल फिगर अभी पता नहीं है, बिहार ही उसका नाम आता है। ठीक है, आइए दोस्तों, इतने IAS होने के बाद भी वो अपने गाँव और कस्बों का डेवलपमेंट नहीं करवा पाए बिहार में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वो वर्ष था 1972। ठीक है, इसमें 6 शेड्यूल होते हैं, 6 अनुच्छेद होते हैं, और आपको पता है कि अभी यूपी में जो है वो कुछ भेड़िए जो हैं वो पागल हो गए हैं, हमारे राजस्थान में कुछ तेंदुए जो हैं वो पागल हो गए हैं, लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो इसलिए मैन ईटर, मतलब जब कोई जानवर आदमखोर हो जाता है तो उसका शिकार करने का अधिकार चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होता है, और वो पावर्स उसको कहाँ से मिलती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल के अंदर से। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। मैन ईटर जब हो जाता है तो किसको पावर है उसको मारने के अधिकार के ऑर्डर पास करने की, वो इस शेड्यूल में से आता है। शायद इसीलिए ये SSC ने पूछा है। ठीक है, अगर और एक्ट्स के आपसे ये पूछ ली जाए तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो आया था वो 2002 में आया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, एयर पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 में आया था, और वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1974 का है। ये सब कहानियाँ हमें याद रखनी है, और क्या याद रखना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बढ़ाने अपने नंबर और पाना है सिलेक्शन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Prisoners captured in 1992 and released in 2023 were given the title of? बड़ा ही टिपिकल, बड़ा ही अजीब और बड़ा ही भद्दा तरीके का सवाल है। उनको टाइटल दिया गया था 6 प्रिजनर्स का। क्या केस है क्या नहीं, रेलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? सभी को पता है कि भारत सरकार के जो भी अधिकार हैं वो 3 भागों में बांटे जाते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जिस पे केवल यूनियन ही कानून बना सकता है, ऐसे 100 सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों,
आइए दोस्तों इस शतक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया था कि लीचेज आर द पार्ट ऑफ विच फाइलम। लीच यानी कि जौ जो कि खून चूस जाती है, वो किस फाइलम का पार्ट है? तो अच्छा, तो एसएससी भी हमारा खून चूस रहा है तो वो भी लीच है क्या? हाँ, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक लीच है, उसके बाद जो एसएससी के वरदान मिलेंगे तो एसएससी भगवान हो जाएगा। कौन सा फाइलम है? एनालिडा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। टी.एस. सिंहदेव इज डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट? टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के डिप्टी सीएम हैं? तो ये किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़। डिप्टी सीएम बार बार पूछे जा रहे हैं, अगर आप लोग रिवाइज करके नहीं जा रहे हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहीं पे रिवीजन कर लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के पहले डिप्टी सीएम हैं। और अभी डिप्टी सीएम कौन है? ये 2023 में थे, ठीक है। अभी कौन है? विजय शर्मा एंड अरुण साव, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट छत्तीसगढ़ सीएम हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह भारतीय भूमि पे कब किया था? पहला सत्याग्रह वो साउथ अफ्रीका में कर चुके थे, लेकिन भारतीय भूमि में वो महान भूमि थी बिहार का चंपारण कस्बा, जिसमें 1917 में जो नील उगाने वाले कृषक थे उनकी पीड़ा की वेदना गांधी जी ने अपने हृदय में भांपी और उनके लिए चंपारण सत्याग्रह करा और अंग्रेजों को पीछे खदेड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बॉम्ब आउट इज एसोसिएटेड विच। इनमें से किस खेलों से बॉम्ब आउट एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है वेट लिफ्टिंग से। जब आप अपनी औकात भूल जाते हैं और ज़्यादा ही वजन उठाने की कोशिश करते हैं, उठा नहीं पाते हैं, तीनों चांसेस में 0 0 0 नंबर आ जाते हैं, तो इसको बॉम्ब आउट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सेनानी ड्यूरिंग ऋग्वेद इज नोन एज। ऋग्वेद में एक शब्द सुनने को मिलता है सेनानी, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है चीफ ऑफ द आर्मी। आज की अगर हम बात करें तो हमारे जैसे जनरल बिपिन रावत थे, तीनों आर्मियों के चीफ हुआ करते थे, 4 स्टार जनरल थे, वैसे ही हुआ करता था सेनानी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चलेंगे। सलाल इज विच टाइप ऑफ डैम। सलाल जो है वो किस प्रकार का डैम है? पहली बात तो सलाल है कहाँ पे? तो सलाल है हमारे धरती के स्वर्ग कश्मीर में, और उसकी मुख्य नदी पंजनाद में से एक छेनाब के ऊपर। ये क्या है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, मतलब यहाँ पे पानी की सहायता से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। डैम्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कोई मड डैम होता है, कोई कॉन्क्रीट डैम होता है, कोई ग्रेविटी डैम होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। ये हम 19 क्वेश्चन आपके सामने ला चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु वॉज फर्स्ट फोक आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया टू वॉक ऑन कांस रेड कार्पेट। कांस जो है वहाँ पे प्रसिद्ध जो है हर वर्ष पिक्चरों का सम्मेलन होता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट दुनिया के आते हैं वहाँ पे। रेड कारपेट पे किस भारतीय फोक डांसर को, फोक गायक को चलने का मौका मिला था? वो सम्मान पाने वाले थे हमारे राजस्थान के मामे खां साहब, जिन्हें 2022 में कांस के रेड कारपेट पे चलने का मौका मिला था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ 4 रजिस्टर अरेंज्ड इन पैरेलल ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मतलब 4 रजिस्टर हैं जिसमें हर एक का रेजिस्टेंस 4 ओम है और चारों को पैरेलल में लगा दिया है, तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसमें तो कुछ चक्कर लगाने वाली बात ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता है। 1 ओम इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जब अपन ये पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 ओम आंसर पाएंगे और पाएंगे नंबर और सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। माइक्रो फाइनेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर इन विच ईयर। माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किस वर्ष में करी गई थी? तो वो वर्ष था 2004 और 5। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और नाबार्ड ने जो है ये शुरुआत करी थी, ठीक है। हम मुझे जहाँ तक लगता है मनमोहन सिंह जी के समय हो गई थी, अटल बिहारी जी का इस समय नहीं था। तो दोस्तों 22 क्वेश्चन आपके सामने ले पाए हैं। ये माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में ही आज ये वीडियो लेट आया है, क्योंकि हमारे फार्म हाउस से रिलेटेड कुछ काम मैं कर रहा था। तो अभी के लिए रोकते हैं इसी को ही। धन्यवाद।